हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रही हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य में किन महाद्वीपों में फैला हुआ है। जैसे आपने पढ़ा ही है चैप्टर का नाम कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य। कौन कौन से महाद्वीपों में फैला था वो पूछा गया है। पहला, उसका जो अधिकांश भाग था वो यूरोप में फैला हुआ था, और जो उसका उर्वर अर्धचक्राकार क्षेत्र यानी कि जो पश्चिमी भाग था वो पूरा पश्चिमी एशिया घिरा हुआ था, और उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका मिलकर पूरा एक रोमन साम्राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पेपायरस क्या है। पेपायरस एक ऐसा सरकंडे जैसा पौधा है। पेपायरस एक पौधा है जो कि मिस्र की नील नदी के किनारे उगता है, और उससे लेखन की सामग्री यानी कि कॉपी, पेन, पेंसिल, पेन तो होते नहीं थे तब, ऐसी चीज़ें बनाते थे जिससे हम लिखने के काम करते हैं, लेखन सामग्री। नेक्स्ट है रोम साम्राज्य को जानने के स्रोत। मतलब हम रोम के साम्राज्य को हम कैसे जानेंगे, उसका हमें स्रोत बताना है। तो उसका स्रोत क्या है? रोम साम्राज्य के इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार था, यानी कि बहुत सारा स्रोत था। अब उसमें क्या है, ये संपूर्ण स्रोत सामग्री 3 भागों में विभाजित था। 3 वर्ग या भाग लिख दो। 3 टाइप थे। पाठ्य सामग्री यानी कि जो भी लिखित दस्तावेज पढ़ने के लिए है। प्रालेख और दस्तावेज जिसमें हमारे पत्र, व्याख्यान, प्रवचन ये सब लिखे होते हैं। भौतिक अवशेष। अब हम पहला पढ़ेंगे पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में हम पढ़ेंगे समकालीन व्यक्ति द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास। मतलब जो भी तब होता था वो किसी ने लिखा है, वही है पाठ्य सामग्री। प्रालेख और दस्तावेज, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेज स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस, पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। दस्तावेज मेन तौर पर पांडुलिपियों पर लिखा हुआ होता है, जो अब मिलता है उसी को प्रालेख और दस्तावेज कहते हैं। लास्ट है हमारा भौतिक अवशेष। अब क्या है भौतिक अवशेष में हम पढ़ेंगे भौतिक मतलब क्या समझते हैं आप भौतिक से। जियोग्राफिकल कल्चर, वहाँ का इमारतें, स्मारक, मतलब जो बनी हुई थी संरचनाएं उनकी थी। मिट्टी के बर्तन, सिक्के, जो पच्चीकारी का सामान था, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य यानी कि जो भूमि का दृश्य है वो भी इन स्रोतों से, हमें इनके स्रोतों से अतीत का पता चलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपेट किसे कहते हैं। प्रिंसिपेट लातीन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है नागरिकों का प्रथम सम्राट ऑगस्टस। वहाँ का सम्राट ऑगस्टस था जो 27वें ईसा पूर्व में रोम राज्य को स्थापित किया था। उसे प्रिंसिपेट कहा गया है। प्रिंसिपेट एक लैटिन शब्द का भाषा का था जिसका मतलब सम्राट है। ऑगस्टस 27 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य को स्थापित किया, उसे प्रिंसिपेट कहा गया। इस सम्राट का काल शांति काल था, यानी कि बहुत शांतिपूर्वक हर काम हो जाता था आराम से। सिंपल वर्ड्स में है, आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हो, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गृह युद्ध किसे कहते हैं। अब गृह युद्ध तो आप जानते ही हो, होते ही रहते हैं, एक दूसरे देशों के बीच में हो जाते हैं। जैसे गृह युद्ध दूसरे देशों के से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया संघर्ष। गृह युद्ध अपने ही देश में 2 अलग अलग चीज़ों के लोग लड़ पड़े। गृह युद्ध मतलब गृह के अंदर युद्ध हो रहा है, इसे गृह युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, वो है संक्षेप में बताइए कि ऑगस्टस का युग रोम का स्वर्ण युग क्यों कहलाया। स्वर्ण युग मतलब बहुत ही अच्छा शांतिपूर्वक था। स्वर्ण मतलब सोने का युग क्यों कहलाया। आंसर पढ़ेंगे, ऑगस्टस का युग रोम में स्वर्ण युग के रूप में इस ऑगस्टस पी पर जूतियस का भतीजा था।
उसके अधीन 27वें ईसा पूर्व से 14वें ईसा पूर्व तक रोम में इतनी उन्नति, उसके काल को ही रोम का स्वर्ण युग कहते हैं। मतलब वो बहुत अच्छा था, उसने बहुत उन्नति की, बहुत आगे बढ़ाया रोम को, इसलिए उसे स्वर्ण युग कहते हैं। इस काल में रोम ने निम्नलिखित क्षेत्र में अशांति उन्नति की। अब कुछ पॉइंट्स है इसके, हम पॉइंट्स पढ़ लेंगे। देश में पूर्ण सुरक्षा व शांति रहे, देश का खूब अधिक आर्थिक विकास हुआ, जनसाधारण का जीवन सुखी समृद्ध रहा, साहित्य के क्षेत्र में उन्नति हुई, भवन निर्माण कला की खूब विकास हुआ, अत्यधिक विस्तार के स्थान पर संगठन पर जोर दिया गया। अब ये पॉइंट्स हमने देखा कि ये उन्नति करा, उसके कुछ पॉइंट्स है कि उन्नति कैसे हो रही है। तो 6-7 पॉइंट दे दिए हमने कि संगठन पर जोर देना चाहिए, बस। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, ऋतु प्रवास से आप क्या समझते हैं। ऋतु प्रवास से मतलब है कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र एवं नीचे मैदानी इलाकों में भेड़ बकरी और अन्य जीवों को चराने के लिए चारागाहों की खोज में ग्वाले और चरवाहे का मौसम के अनुसार वार्षिक आगमन। यानी कि ऋतुवास से ये मतलब है कि पहाड़ी और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो अनजान भेड़ बकरियाँ या अन्य जानवर पालते हैं, वो लोग चारागाहों की खोज करने के लिए, वो जो ग्वाले होते हैं वो चारागाहों की खोज करने जाते हैं ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा सके, उन्हें चारा दे सके। नेक्स्ट है हमारा दास प्रजनन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। दास प्रजनन से आप क्या समझते हैं। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास बनते थे। अब दास प्रजनन यानी कि दास प्रथा, दास बनते जाएंगे, सभी गुलामी करेंगे। जितनी संख्या, वो दास प्रजनन में सब गुलामों की संख्या बढ़ाना चाहते थे और वो क्या कहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने को। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे भी आगे जाकर दास बने, इसलिए वो ये कहते थे। यही है दास प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोम साम्राज्य किन किन 3 महाद्वीपों में घिरा हुआ है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, वो थोड़ा बड़ा था, जैसे 2-3 मार्क्स में आ गया। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। जैसे रोम साम्राज्य का अधिकांश भाग यूरोप में है, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका से घिरा हुआ है। बस 3 नाम आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के, सबसे इम्पोर्टेंट जो है यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। अब नेक्स्ट है हमारा, रोम साम्राज्य के इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी किसे मानते हैं हम। 3 प्रमुख खिलाड़ी, सम्राट, अभिजात और सेना। अभिजात वर्ग, सम्राट जो राजा होता है, सेना जो उनकी रक्षा करता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिन रियास क्या है। दिन रियास हम देखते हैं, दिन रियास क्या है। दिन रियास रोम का चांदी का सिक्का होता है, वहाँ की करेंसी होती है, जिसका वजन 4.5 ग्राम शुद्ध के बराबर होता है। यानी कि बस वहाँ की करेंसी होती है, वो 4.5 ग्राम होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एन्सफोरा शब्द से आप क्या समझते हैं। ये शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ की धुलाई जिन मटकों या कंटेनरों में ले जाया जाता है उसे एन्सफोरा कहते हैं। यानी कि शराब, जैतून जिसमें रखा जाता है तेल, उस कंटेनर को एन्सफोरा कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगला पार्ट आपको दे दिया जाएगा और अगले पार्ट के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।